जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। एक्टिव वेब स्वाध्याय में सभी का हृदय से स्वागत है। हमारा आज विशेष दिन है। आज के दिन हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनके दृष्टिकोण से महापुरुषों के विशेष जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। आज के दिन, आज हमारा इतना बड़ा सौभाग्य कि आज 19 नवंबर है और 19 नवंबर को ही महारानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म दिवस के दिन उन्हें पूजा जाता है, उन्हें मनाया जाता है। तो आज हम सभी लोग, बुधवार भी पड़ा और 19 नवंबर भी सन 2025 में हम रानी लक्ष्मीबाई को समझने जा रहे हैं, उनके जीवन को समझने का, आत्मसात करने का, प्रेरणा लेने का, अपने जीवन को उनके जीवन के साथ ओतप्रोत करके अपने जीवन को सार्थक धन्य बनाना। हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से हमें यह स्वतंत्रता दी है। वास्तव में अगर हम स्वतंत्रता को जाने समझें तो स्व का तंत्र, और ये स्व की परिधि जो है ना, वो वसुधैव कुटुंब तक जाती है। स्व से केवल मेरा ये स्थूल शरीर नहीं है। स्व में हमारे ऋषियों, हमारे पूर्वजों, हमारे उन महान जो जिन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई है, उन तक जाती है। तो ये स्व की जो परिभाषा है, इसको हम समझें और उनकी जो प्रेरणाएं थी उनसे उत्प्रोत हो। लेकिन क्या थी उनकी प्रेरणा, किसके दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि सब जगह क्या होता है, बायोग्राफीज होती हैं, ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण से या किसी और के दृष्टिकोण से समझते हैं। अगर हम गीता जी को ही लें तो गीता जी कितने ही लोगों ने उसका भाष्य किया है। तो एक लाइन किसी ने लिखी है, उसके कई अर्थ होते हैं। तो हमारे गुरु कौन है, हम किसके शिष्य हैं? हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं, जिन्होंने युग निर्माण योजना का हम सबको एक लक्ष्य दिया है, धरती पे स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय, ये बोला है। तो मनुष्य में देवत्व का उदय क्यों हो और कैसे हो और किसने किया, किसने किया, इससे हमें परिचित कराते हैं। क्योंकि ये युग कोई छोटी सी चीज नहीं है। इस युग में, एक युग में ना जाने कितने साल होते हैं, करोड़ों सालों का एक युग होता है। मैं एग्जैक्ट संख्या बताऊंगी आप लोगों को एक दिन कि कितना बड़ा होता है। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर 100 साल है तो 100 साल में 1-2 साल कोई मायने नहीं रखता। हम कैसे बोलते हैं कि जब हम 8-10 साल के थे, जब हम 15-20 साल के थे, तो 4-5 साल हम ऐसे गिन जाते कि 15 साल और 20 साल इतना मायने नहीं रखता। ऐसे युग में एक जब युग गुजरता है तो इसमें 1000 साल कहाँ कितने मायने रखते होंगे। तो इस 1000 साल की परिधि में कैसे कैसे महान नायक आए, नायिकाएं आई, कैसे ये परिवर्तन का समय चल रहा है, युग परिवर्तन की बेला में क्या इनका योगदान रहा। और हम लोग हर साल पढ़ रहे हैं, हर साल पढ़ते हुए हमारी चेतना बदल रही है, चेतना में परिष्कार हो रहा है। तो हम अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। छोटी सी पुस्तक धन का सदुपयोग को ही हम अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा वेदांत दर्शन समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम सब हमारी सामूहिक चेतना के आधार पर आज रानी लक्ष्मीबाई जी को पढ़ने और उनको आत्मसात करेंगे। कई बार पढ़ा भी है और कई बार जाना भी है। इस बार फिर हम उनको जानने जा रहे हैं। गुरुदेव ने उन्हें आदर्श वीरांगना के रूप में कहा है, रानी लक्ष्मीबाई। तो आइए गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन करते हैं हम लोग, और रानी लक्ष्मीबाई का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। आप लोग जन्म और बाल्यावस्था के लिए फर्स्ट रीडर तैयार रहिएगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ मायातु वरिदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री महामंत्र एक साथ सहस्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आदर्श वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र हम सभी पढ़ते हैं। इसमें चर्चा चल रही है, गुरुदेव की पुस्तक से पढ़ रही हूँ। सन 1857 का गदर भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो 1857 की जो लड़ाई हुई थी, एक प्रकार से उसको पहला स्वतंत्रता का आंदोलन भी माना जाता है। उस समय ऑलमोस्ट लगभग स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, ऐसी भी बात चलती है। तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है ये। पिछले 1000 वर्षों से भारतवासी निरंतर विदेशियों से दबते चले जाते थे। वीरता और शौर्य में तो वे किसी प्रकार कम नहीं थे। यहाँ के क्षत्रियों के समान निर्भय होकर लड़ने वाले सैनिक संसार में ढूंढने पर भी मिलना कठिन थे। पर आपस की फूट और असंगठन के कारण उनको प्रायः पराजय और असफलता का ही मुख देखना पड़ता था। मुसलमानी शासन काल में तो फिर भी वे समय समय पर अपनी वीरता का चमत्कार दिखाते रहते थे, पर अंग्रेजी हुकूमत में सबको इस प्रकार बांध दिया गया कि स्वतंत्र रूप से हाथ पैर हिलना भी असंभव हो गया। अंग्रेजों की नीति यही थी कि यहीं के सैनिकों और यहीं के साधनों से देश में एक भाग को अपने अधिकार में करते चले जाएं। फौजों के अफसर जरूर अंग्रेज रहते थे और तिहाई चौथाई अंग्रेज सिपाही भी सावधानी की निगाह के साथ में रखे जाते थे, पर ज्यादातर परिश्रम और लड़ने का काम भारतीय ही करते थे। तो ये बहुत ही सुंदर हम लोगों को एक बात समझने की है कि किस प्रकार से, मैं आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को शायद थोड़ा सा, जिन लोगों को नहीं दिख रहा हो, अवेलेबल नहीं हो, तो आप लोग देखिए रानी लक्ष्मीबाई का ये हमारे पास पूरा लिटरेचर जो है लिंक के माध्यम से खुला होगा। तो ये सन 1857 की गदर की बात। इसमें एक पॉइंट ये आ रहा है, देखिए 3 बातें इसमें समझने की है कि भारतीय बहुत स्ट्रांग थे। वीरता और शौर्य में कोई किसी प्रकार से हमारे यहाँ के क्षत्रियों में कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थे, निर्भय होकर के लड़ने वाले, और असफलता और ये तो बिल्कुल बिल्कुल संभव ही नहीं था। लेकिन रूट कॉज क्या था? आपस की फूट। तो हम लोगों ने जो मात खाई उसमें बहुत बड़ा कारण था आपस की फूट और असंगठन। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि कभी भी हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हम जो वेबसाइट है कि हम लोग हैं, हम भी एक परिवार है, तो हम में आपस में फूट कभी ना हो, इस बात का हमको ध्यान, हमें इतनी आत्मीयता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है देश को गुलाम बनाने का, आपसी फूट। दूसरा कारण क्या बताते हैं कि जब मुगल थे तो मुगल के टाइम पर तो इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, फिर भी वीरता के चमत्कार देखने को मिलते थे। लेकिन कब मामला गड़बड़ हुआ? जब अंग्रेजी हुकूमत आई, उन्होंने सबको इस प्रकार से बांधे कि स्वतंत्र रूप से हाथ पैर हिलना भी असंभव हो गया। अंग्रेजों की क्या नीति थी? उनकी यही नीति थी कि एक एक भाग को अपने अधिकार में वो करते चले जाते, स्लोली वो कैप्चर कर रहे थे। अंग्रेज अफसर होते थे, बाकी जो अंग्रेज अफसर केवल 1/4 होते थे, बाकी तो सारे हिंदुस्तानी होते थे। फोड़ फोड़ करके उन्होंने मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तो अंग्रेज, मुगलों ने क्या बताया हमको? ये बताया कि तुम हमारे धर्म को अपनाओ, मार मार के मुसलमान बनाना। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने तो ये बोला अपनाओ तो छोड़ो, बोलते ही नहीं, वो तो ये कहते कि तुम्हारा धर्म बेकार है।
और फिर कहते हैं कि तुम हमारा धर्म अपना लो। वो तो बेकार है, चोटी रखना बेकार है, जनेऊ रखना बेकार है, इस तरीके से बोल बोल करके हम लोगों को अपने धर्म के प्रति हीन भावना डलवा दी। इतनी बड़ी विडंबना है और ये आज भी देखने को मिलेगी। और अपने धर्म को उन्होंने अच्छा बताया, ये इस बात को समझ लें। लगभग आगे पढ़ रही हूँ कि लगभग 100 वर्ष से इसी नीति से काम लेकर इन विदेशियों ने सन 1857 तक भारतवर्ष के नक्शे का लगभग पौन भाग लाल रंग में रंग दिया। पीले रंग वाला भाग यानी देशी राज कठिनता से चौथाई रह गए थे। उनकी स्वतंत्रता दिन पर दिन सीमित की जा रही थी। गदर के पहले 10-5 वर्षों में अंग्रेज गवर्नर जनरलों ने देशी राज्य को हड़पने की नीति को बहुत तेज कर दिया था। सतारा, नागपुर, अवध, झांसी आदि कितने ही राज्य झूठे बहाने से लगातार अंग्रेजी हुकूमत में मिल गए थे। अनेक छोटे जागीरदारों की भूमि पर भी सरकारी अधिकार कर लिया था। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से इन्होंने कैप्चर किया था। इसके आगे चलते हैं। इसके सिवाय जिस प्रकार संभव हुआ प्रजा को लूटकर भारतवर्ष का धन इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा था, इस प्रकार राजनीतिक आधिपत्य दृढ़ करने के साथ ही भारतीय धर्म और सभ्यता को भी दबाकर यहाँ ईसाईयत के प्रचार की चेष्टा की जा रही थी, जिससे लोगों में विरोध की भावना ही उत्पन्न न हो। मतलब कि जो कहते थे अंग्रेजों ने ये बात बहुत बोली भी है कि इन लोगों को सांस्कृतिक रूप से गुलाम बना लिया जाए। इन्होंने इतनी फूट डाली है और ऐसे कर दिया कि इनका विरोध भी ना। इन सब कारणों से कई वर्षों से देश के भीतर असंतोष का भाव बढ़ रहा था। इस समय प्रेस और समाचार पत्रों का तो आजकल के समान प्रचार नहीं हुआ था, जिनके द्वारा वह असंतोष प्रकट हो सकता और शासक वर्ग उसकी गहराई का पता लगा सकता। यह भीतर ही भीतर घुमड़ रहा था। अकस्मात सिपाहियों को दिए जाने वाले, अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट है कि ये सब तो अंदर ही अंदर ये असंतोष डलवा दिया, ये सब करवा दिया, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आया कि सिपाहियों को जो कारतूस दिए जा रहे थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह उड़ी और भारतीय सेनाओं का एक भाग विद्रोह करने पर उतारू हो गया। जिन लोगों के राज्यों और जागीरों को अन्यायपूर्वक छीना गया था, उन्होंने भी इस आग को और भी भड़काने में सहयोग दिया। कुछ ही सप्ताह के भीतर देश के कई प्रांतों में करीब 1000 मील तक फैले भूभाग में विद्रोह की अग्नि धाए धाए करके जलने लगी। झांसी की रानी भी इसी भारतीय स्वतंत्रता के लिए आरंभ किए गए रण यज्ञ की एक विशिष्ट होता थी। मतलब कि ये जो यज्ञ चालू हुआ ना, मामला गड़बड़ हुआ, किस तरीके से गाय का और सुअर का ये करा जा रहा है, तो वो एक धुआं सा उठा स्वतंत्रता के लिए और उस धुएं में इन यज्ञ में एक रण यज्ञ चालू हुआ। उस रण यज्ञ में ये भी एक विशेष होता थी। होता मतलब जो यज्ञ करते हैं, यह आहुतियां डालने वाले। यह नहीं कहा जा सकता कि इस योजना में गढ़ने में भी उनका हाथ थाया नहीं। अंग्रेज इतिहासकारों ने तो उनको भी इस घटना का उत्तरदायी बतलाया है और भारतीय लेखकों के मत अनुसार उनको संयोगवश इसमें भाग लेना पड़ा। कुछ भी हो, मतलब गुरुदेव कह रहे हैं वो ये लीडर इसकी मतलब इनिशिएटर थी, यानी इन्होंने शुरुआत करी कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग कहते भी है कि उन्होंने स्टार्ट किया था, कुछ कहते हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि वो उत्तरदायी, इस घटना की उत्तरदायी रही। और कुछ भारतीय लेखक ये भी कहते हैं कि वो एक ऐसा संयोग था कि उनको इसमें भाग लेना पड़ा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ भी हो, जब एक बार मैदान में आ गई तो उन्होंने वह जौहर दिखलाए जिसकी शत्रु मित्र को किसी को आशा नहीं थी। और तो क्या, अंग्रेजी सेना के एक बड़े सेनापति सर ह्यूज रोज ने, जिन्होंने झांसी, कालपी, ग्वालियर में विद्रोहियों की बड़ी बड़ी सेनाओं को हराकर फिर से अंग्रेजों की सत्ता कायम की थी, जिनसे घोर युद्ध करते हुए ही रानी लक्ष्मीबाई ने आत्म उत्सर्ग किया था। ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, आत्म उत्सर्ग, घोर युद्ध करते। इनकी वीरता की मुक्त कंठ से सराहना की थी। मतलब महारानी लक्ष्मीबाई एक बार युद्ध मैदान में आ गई तो फिर रुकी नहीं और जूझती चली गई। देखिए आप लोगों के में खुल रही कि नहीं, ये 4 नंबर का पेज थोड़ा ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मेरे पास तो बुक है, मैं उससे पढ़ रही हूँ कि उन्होंने इस संबंध में अपनी घोषणा में जो शब्द कहे थे वे आज तक इतिहास में अमर बने हुए। उन्होंने लिखा था, शत्रु दल
भारतीय विद्रोह में अगर कोई सच्चा मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। तो जो सर ह्यूज रोज थे और जो अंग्रेज साहित्यकार और अंग्रेज लेखक वगैरह हुए, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो सच्चे मर्द की तरह जूझी थी। नेक्स्ट रीडर तैयार रहेंगे। एक लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ कि सर ह्यूज रोज के इस कथन को पढ़ सहसा मुख से निकल जाता है, रहीमन साचे सूर को बैरियों करे बखान। यानी कहते हैं कि रहीमन जी कहते हैं कि जो सच्चा शूरवीर होता है उसकी जो तारीफ है वो दुश्मन भी करते हैं। तो सर ह्यूज रोज की इस कथन को पढ़ सहसा मुख से निकल जाता है, यानी ये गुरुदेव कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई झांसी, कालपी, ग्वालियर तीनों स्थानों में सर ह्यूज रोज की सेना से खूब लड़ी। उनको उसके नाकों चने चबवा दिए। सच पूछा जाए तो अन्य सब विद्रोही सरदार अंग्रेजी सेना के सामने एक भी जगह नहीं ठहरे, पर लक्ष्मीबाई ने उसका डटकर मुकाबला किया और बार बार बलवान शत्रु का मुंह मोड़ दिया। वह तो एक तरफ उसके अल्प साधन और दूसरी ओर अंग्रेजों के पास नए नए हथियारों को होना था, जिसके अंत में विजय श्री अंग्रेजी सेना को मिली। पर उस अकेली ने जिस प्रकार सैकड़ों सैनिकों का मुकाबला करके बीसियों को धराशायी किया, उसका उदाहरण इस युद्ध में दूसरा नहीं मिला। इसी से प्रभावित होकर यूरोप के प्रसिद्ध रण क्षेत्रों के विजयी सेनापति और वीरों की सच्ची कदर करने वाले सर ह्यूज रोज ने इस प्रकार के उद्गार प्रकट करे थे कि क्या कहा था उन्होंने कहा था कि सच्चा मर्द था तो वो थी झांसी की रानी। ये अंग्रेज ह्यूज रोज ने कहा था, जो कि इस चीज को महत्व देता था कि कौन ताकतवर है, कौन शूरवीर है, कौन योद्धा है। भले ही अंग्रेज लोगों के पास बहुत सारी चीजें थी, इक्विपमेंट्स थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, और सबसे बड़ी चीज फूड डाल रहे थे अपने ही लोग। जब साथ में कहते हैं ना, एक गाना बड़ा अच्छा है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। तो जब अपने ही बिजलियां गिरा दे, अपने ही लोग फूड डाल दे, इस तरीके से हो जाए, तो फिर बेचारे योद्धा भी कहीं ना कहीं फिर वो हार जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। पेज आप लोगों का खुल गया होगा, बताइए इसमें कुछ खुल रहा है, खुल रहा है। हाँ, आ गया। जी शिल्पा दीदी आगे ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति दीदी। जय गुरुदेव दीदी जी, सभी को प्रणाम। आदरणीय स्वाति जी को चरण स्पर्श। दीदी ने अभी बहुत अच्छे से बताया और समझाया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। कहते हैं ना कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे का मैं ले रही हूँ दीदी। जन्म और बाल्यावस्था। लक्ष्मीबाई के पूर्वज सतारा महाराष्ट्र के निवासी थे। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी से हारकर पूना का पेशवाई शासन समाप्त हुआ, उस समय लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे की पेशवा बाजीराव द्वितीय के भाई चिमना जी अप्पा के यहाँ काम करते थे। कंपनी से संधि हो जाने पर बाजीराव 8 लाख वार्षिक की पेंशन पाकर बिठूर में रहने लगे और उनके भाई अप्पा साहब ने काशीवास पसंद किया। उनको भी कंपनी की तरफ से पृथक पेंशन नियत की गई थी। मोरोपंत भी उनके साथ काशी आए। उनके निर्वाह के लिए अप्पा साहब ने 40 रुपए मासिक नियत कर दिया था। भी पेज पलट रही हूँ। मोरोपंत की पत्नी भागीरथी बाई बड़ी सुंदर और सद्गुणी स्त्री थी। इन दोनों पति पत्नी में परस्पर बड़ा प्रेम भी था। इसी दंपत्ति के यहाँ लक्ष्मीबाई का जन्म 16 नवंबर 1834 को काशी में हुआ था, पर 3-4 वर्ष की आयु में ही उसकी माता का देहांत हो गया और पालन पोषण का सारा भार उनके पिता मोरोपंत पर ही पड़ गया। उधर अप्पा साहब का देहांत भी इसके कई वर्ष पहले हो चुका था और मोरोपंत को जीवन निर्वाह में बड़ी कठिनाई हो रही थी। इसी स्थिति में उन्होंने बिठूर में बाजीराव के आश्रय में रहने का निश्चय किया। बाजीराव ने उदारता पूर्वक उनको अपने यहाँ स्थान दिया और वे अपनी पुत्री को लेकर पेशवा के परिवार के साथ ही रहने लगे। उनकी जो माता पिता के बीच में बहुत परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था
और वो बहुत ही सद्गुणी और बड़ी ही सुंदर थी। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने एक 16 नवंबर को एक बच्ची को जन्म दिया जिनको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। 3-4 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और आगे फिर वो क्या है वहां रहने के लिए चले गए। जिस समय बालिका लक्ष्मीबाई बिठूर ने पेशवाओं के महल में रहने लगी, उस समय बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब जन्म 1824, उनके भाई बाला साहब तथा भतीजे राव साहब भी वहीं रहते थे। बाजीराव ने उन सबके बालकों की शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। उनको पढ़ने लिखने के साथ ही अस्त्र संचालन और घुड़सवारी की शिक्षा भी दी जाती थी। लक्ष्मीबाई, जिसका नाम उस समय मनुबाई था, यद्यपि आयु में छोटी थी तो भी उन्हीं के साथ रहती थी और सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त करती थी। वहीं से उसे घुड़सवारी और शस्त्र चलाने का शौक लग गया, जो आगे चलकर उसे एक आदर्श वीरांगना बनाने वाला सिद्ध हुआ। पेशवा बाजीराव भी उसकी सुंदर आकृति और भोलेपन को देखकर बड़े प्रसन्न रहते थे और उसे छबीली कहकर पुकारते थे। लक्ष्मीबाई बाल्यावस्था से ही तेजस्वी और अपनी बात पर डट जाने वाली थी। जिस समय नाना साहब और राव साहब घोड़ों पर हवाखोरी को निकलते थे तो वह भी घोड़े पर सवार होकर साथ जाती थी। एक दिन नाना साहब हाथी पर बैठकर जाने लगे तो वह भी हाथी के लिए हट करने लगी। बाजीराव ने भी बहुत कहा कि छबीली को भी बैठा लो, पर नाना साहब न माने। उधर लक्ष्मीबाई हट करती ही जाती थी। इस पर मोरोपंत क्रोध आ गया और उसने कहा, क्या तेरी तकदीर में हाथी पर बैठना लिखा है? क्यों व्यर्थ में हट करती है? लक्ष्मीबाई ने तड़ाक से उत्तर दिया, मेरे भाग्य में तो 10 हाथियों पर बैठना लिखा है। समय आने पर यह बात पूरी तरह सत्य हो गई। झांसी की रानी होने पर वह नाना साहब से भी अधिक वैभवशाली बन गई। लक्ष्मीबाई का वैवाहिक जीवन। जिस समय लक्ष्मीबाई की आयु 8 वर्ष की हुई तो उसके पिता जाति प्रथा के अनुसार उसके पिता विवाह की चिंता करने लगे। जब कानपुर में किसी से बातचीत पक्की न हुई तो बाहर की खोज करने लगे। इसी समय झांसी के राजा गंगाधर राव के लिए भी वधू होने के लायक कन्या की खोज की जा रही थी। इस कार्य के लिए आने वाले सरदारों को लक्ष्मीबाई उपयुक्त जान पड़ी और जिस वर्ष गंगाधर राव झांसी के राज सिंहासन पर आसीन हुए, उसी वर्ष उनका विवाह संस्कार लक्ष्मीबाई के साथ संपन्न हो गया। झांसी का प्रांत पहले बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध शासक महाराज छत्रसाल के अधिकार में था। उन्होंने उसे पूना के पेशवा बाजीराव को उनकी सैनिक सहायता के उपलक्ष्य में भेंट स्वरूप दे दिया था। सन 1856 में नागा साधुओं के गुरु इंद्रगिरी ने उस पर अधिकार कर लिया, पर बाजीराव उसको इस तरह छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना एक सरदार कुछ सेना के साथ झांसी भेजा, जिसने इंद्रगिरी को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। उस समय झांसी के इन नागा सन्यासियों के 4 मठ थे, जिनमें 1000 युद्ध कर सकने लायक साधु निवास करते थे। इन सबको प्रति मास 4 रुपया राज्य की तरफ से मिलता था और इनका कर्तव्य था कि जब कभी युद्ध आरंभ हो तो वह स्वयं मोर्चे पर पहुंच जाएं। ये नागा सन्यासी अधिकतर धनुष बाण से लड़ते थे। मराठा सूबेदारों ने भी इन चारों सैनिक संगठनों को, जिसका नाम आहंत, आभात, आखात और नाखात था, कायम रखा ताकि समय पड़ने पर, दीदी पेज पलट रही हूँ, इसको युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सके। सन 1857 के विद्रोह में इन नागाओं ने भी लड़ने में प्रमुख भाग लिया था। कुछ समय बाद बाजीराव ने रघुनाथ हरि नेवालाकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया। ये वीर और सुयोग्य शासक थे और सन 1770 से 1764 तथा 24 वर्षों में उन्होंने झांसी के राज्य की उन्होंने इतनी उन्नति की और वहां पर पेशवा के शासन को इतना सुदृढ़ बना दिया कि उससे प्रसन्न होकर रघुनाथ हरि को ही झांसी का पुश्तैनी सूबेदार बना दिया। जब वे अधिक वृद्ध हो गए तो उन्होंने सूबेदार के पद पर अपने भाई शिवराव भाऊ को नियुक्त कर दिया और स्वयं काशीवास करने को चले गए। इन्हीं शिवराव ने सन 1804 में लॉर्ड लेक के प्रयत्न से अंग्रेजी सरकार ने एक सुलहनामा लिख दिया था, जिसमें कहा गया था कि शिवराव भाऊ और कंपनी की सरकार आपस में सच्चे मित्र हैं और वे किसी भी आपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता करने को तैयार रहेंगे। साथ ही यह भी था कि अब तक झांसी के सूबेदार पेशवा सरकार के मातहत माने जाते हैं, उनका वह संबंध भी कायम रहेगा। यद्यपि यह सुलहनामा
प्रत्यक्ष में निर्दोष जान पड़ता है। पर लॉर्ड लेक की इस कूटनीति का यह परिणाम हुआ कि झांसी के उदाहरण देखकर बुंदेलखंड के अन्य समस्त राज्यों ने भी एक के बाद एक अंग्रेज शासकों से समझौता कर लिया। जो राजा इसे अपनी स्वतंत्रता के लिए हानिकारक मानते थे, उनको भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा ही करना पड़ा। कुछ समय बाद जब अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव को दबा लिया तो उससे संधि करते समय यह शर्त भी लिखा ली कि हमारी मातहती में झांसी जैसी दूरवर्ती इलाके हैं, उन सब पर हम अपना अधिकार छोड़ते हैं। यद्यपि पेशवा का शासन निर्बल पड़ जाने से ये सब सूबेदार स्वयं ही पूर्ण स्वतंत्र राजा बन गए थे और पेशवा को किसी प्रकार का वार्षिक कर देना उन्होंने बंद कर दिया था। तो भी नाम मात्र के लिए वे पेशवाई के अधीन अवश्य थे। पर चालाक अंग्रेजों ने इस शर्त द्वारा उनको पेशवा के बंधन से मुक्त करके अपने साथ किसी भी प्रकार की संधि कर सकने की स्थिति में ला दिया। अंग्रेजी सरकार ने के साथ संधि न कर सकने का एक बहाना था, उसे भी दूर कर दिया गया। शिवराव भाऊ का देहांत जी दीदी, आप सिर्फ रीडिंग लगा रहे हो, इसको समझाते भी चलो क्या पढ़ा, एकदम बिल्कुल वो फिर मामला पिक्चर नहीं बन पा रही। जैसे ये जन्म और बाल्यावस्था हुआ तो ये माइंड में एक इमेज बननी चाहिए, है ना। अब आप लक्ष्मीबाई का वैवाहिक जीवन से एकदम ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा सा जैसे ही एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है तो एक समरी टाइप से दीजिए। अब तक का आप बता सकते हो आपके माइंड में क्या चल रहा है, इतना क्या हुआ? जी दीदी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हूँ हल्का सा। तो उसका पहले जन्म और बाल्यावस्था को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, उसके बाद फिर वैवाहिक जीवन और फिर क्या हुआ, है ना। क्योंकि एकदम से सिर्फ रीडिंग से इमेज नहीं बनती और बहुत ज्यादा स्पीड है। स्पीड में आप रीडिंग भले ही करें लेकिन एक्सप्लेन जरूर करें, ठीक है। लास्ट जैसे पैराग्राफ कंप्लीट हो। हाँ जी दीदी, तो अभी तक हमने जो जाना, जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जन्म और बाल्यावस्था, तो जन्म से ही रानी लक्ष्मीबाई के जो माता पिता थे वो, उनकी माँ जो थी बहुत ही सदाचारी और सद्गुणी थी और सुशील थी। उनकी माता ने उनको जब जन्म दिया तो जब वो 3 से 4 साल के बीच की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। इन पर उनके पिताजी ने उनका पालन पोषण किया और पालन पोषण जब अच्छे से वो नहीं कर पा रहे थे तो वो अपनी जो पुत्री थी रानी लक्ष्मीबाई जी को लेकर वो नाम तो दीदी मैं भूल गई, लेकिन वो वहां दूसरी जगह चले गए जहां नाना साहब और लोगों के साथ। एक्चुअली क्या है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कहानी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का इतिहास जो हम पढ़ते हैं, ये कहानी और किस्से की तरह जब हम पढ़ते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना, तो उससे हमारा कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं होता। और हम जो पढ़ रहे हैं, हम वो इतिहास जो पढ़ रहे हैं, जो चीजें पढ़ रहे हैं, वो हमारे किसी पूर्वज की पढ़ रहे हैं। हमारी परदादी की कहानी हम सुन रहे हैं कि हमारी परदादी थी रानी लक्ष्मीबाई, ग्रेट ग्रैंड मदर। ये सोचो, जब हम ये ऐसे सोचेंगे कि हमारी माँ के साथ कैसा हुआ और वो माँ किस प्रकार से, माँ नहीं, दादी, परदादी, परनानी, जो भी मान के चलो, तो हमारा उनसे संबंध है। जब हम ये बात जानेंगे, समझेंगे, तो हमारे सीने में दर्द पैदा होगा। तब हम जान पाएंगे कि हमारा इतिहास ऐसा वैसा नहीं, और फिर हम कुछ कर पाएंगे। फिर हम भी हंसते हंसते कूद जाएंगे इस जौहर में। ये हमको समझना है। क्या आज हमारे सीने में, वो हृदय में वो आग जल रही है, वो तड़प है? नहीं है, क्योंकि हम कहानी किस्सों की तरह पढ़ते हैं। तो अब ये बात समझनी जरूरी है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की, किस एरिया की थी? महाराष्ट्र की थी। जबकि हमेशा हम झांसी की रानी समझते थे, हम उनको यही सोचते कि वो नॉर्थ इंडियन थी। बुंदेलो हर बोले की मुख सुन, हमने सुनी कहानी, तो फेमस वो कहाँ पर हो गई? वो वहां की बहू थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक महाराष्ट्रियन थी, मराठा थी, और उस समय मराठों का बोलबाला था पूरे देश में। ये समझना बहुत जरूरी है। और एक लड़की होने के नाते उनको दबा दिया गया, उनको कमेंट किया गया कि अरे तेरे हाथी पे बैठ, उनके पिताजी खत्म हो गए। और देखो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उनको पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से, तो ये पेंशन का फंडा वहां से आया। तो ये सब चीजें जो हमको पकड़ में आएंगी, तो फिर जब हमारे चारों ओर ये चीज गुजरती है ना, तब दर्द होता है, तब तकलीफ होती है, तब पता चलता है कि आज भी हमारे रगों में अंग्रेजों की गुलामियत बह रही है। ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है।
आपने ना इतनी फास्ट पढ़ा था तो मैं 1 मिनट के लिए हटी थी और मेरी नजर हटी, दुर्घटना घटी जैसी स्थिति हो गई। ठीक है, तो ये बात हम लोग सब लोग समझ लें कि किस प्रकार से वो महलों में रही और उन्होंने, उनके मन में वो जज्बा था, उन्होंने अपनी बात को डट करके कहा। उनका बाल्यावस्था में वो तेजस्वी थी। उन्होंने कहा कि एक हाथी क्या, मैं तो 10 हाथियों पर भी बैठने की, मतलब मैं बैठूंगी, कि मेरी तकदीर की बात है, एक हाथी तो क्या मेरे भाग्य में तो 10 हाथियों पर बैठना लिखा है। तो ये इस तरीके की, ये उनका एक बाल्यावस्था का जज्बा, हमको तेजस्विता हमको समझ में आती है। ठीक है ना। फिर उनकी वैवाहिक जीवन में उनकी कितनी कम एज थी, 8 इयर्स की थी, और उनका उनके विवाह की चिंता हुई, बातचीत पक्की हुई। कानपुर में किसी से बातचीत पक्की न हुई तो बाहर की खोज करने लगे। इसी समय झांसी के राजा के साथ, मतलब ये इनका ना साम्राज्य पूरे देश में फैला हुआ था। ये मैंने देखा मराठों का, तो अगर आप देखें, एक बार बड़ौदा जाना हुआ था तो बड़ौदा भी पूरा महाराष्ट्र लगता है, वो गुजरात का फील नहीं देता। फिर 6 जगह मराठों का बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य, अगर नागपुर के साइड में आप देखेंगे तो गायकवाड़ लोग मिलते हैं, और पुणे साइड में आप जाएंगे तो यहाँ भोसले हैं, आशा भोसले वगैरह नहीं, मंगेशकर वगैरह, ये सब मराठे थे। इन मराठी मतलब क्षत्रिय महाराष्ट्र, और पर महाराष्ट्र पूरा फैला था। फिर ये लाइन जो आ रही थी यहाँ पर हमको पढ़ना था, एक सरदार को सेना के साथ झांसी भेजा जिससे इंद्रगिरी को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। उस समय झांसी में नागा सन्यासियों के 4 मठ थे, जिनमें 1-1 हजार युद्ध कर सकने लायक साधु निवास करते थे। ये जो नागा सन्यासी होते थे, ये युद्ध कर सकते थे, ये कितनी बड़ी बात है। ये हम लोगों को हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। और इनका कर्तव्य था कि युद्ध आरंभ हो तो वो स्वयं मोर्चे पर पहुंचे। नागा सन्यासी अधिकतर धनुष बाण से लड़ते थे, और मराठा सूबेदारों ने भी इन चारों सैनिक संगठनों को, उनका नाम क्या क्या, नाम कैसे बताए हैं, आहंत, आभात, आखात और माखात, ये सब नागा सन्यासी थे। नागा सन्यासी के बारे में आपको बताओ, ये कपड़े नहीं पहनते, एकदम नंगे रहते, बिल्कुल मोह माया से परे, शरीर को साधन समझने वाले, है ना। और ये लोग सब पहुंचे थे युद्ध क्षेत्र में, और लोग आजकल उनको बोलते हैं, जो हमारे योगी जी हैं, तो योगी जी को कैसे बोलते हैं कि तुम तो सन्यासी हो, जाओ, तुम्हें क्या लेना देना, तुम क्यों राजनीति में आए। नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे देश में ये परंपरा रही है कि सन्यासी भी अपने शरीर को साधन मान करके काम करते रहे हैं, और आज गुरुदेव ने हम सबको इसीलिए झकझोरा है। हमारा भी काम घर पे बैठ के विलासिता का नहीं है कि हम आराम से बैठ करके शॉर्ट वीडियोस, टाइम पास, मूवीज और ऐशो आराम करें। हमें इतनी आजादी, जो हमें आजादी प्राप्ति इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। हमारा क्या कर्तव्य बनता है ये हमको समझना है। और केवल यज्ञ और गायत्री महामंत्र की उपासना केवल बोल रही हूँ, ध्यान रखना, ये नहीं करने वाली बात नहीं है। इससे शक्ति लेनी है अपने अंदर, अपने कर्तव्य कर्म को समझना है यज्ञ के माध्यम से, और शक्ति लेनी है गायत्री महामंत्र से, और युद्ध में झोंक देना है अपने आप को, और बैलेंस करते हुए। कई बार लगता है कि क्या जो आज मोदी जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब हैं, चिन्मय भैया हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं, इन सब लोगों ने, न जाने आज हम झांसी की रानी, इन लोगों को पढ़ते हैं तो हमको ये समझना होगा कि हमें ये स्वतंत्रता किस लिए मिली है। देखो, 2 चीज होती है, स्वतंत्रता होती है और स्वच्छंदता होती है। स्वच्छंदता के लिए स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता जो है फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र, और फ्रीडम, हमारा फ्रीडम डे नहीं मनाते, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। खुद के तंत्र एक सिस्टम पर चलना। ठीक है, तो अभी दीदी आप पढ़ो तो इस बात का ध्यान रखना कि प्राण उसमें क्या है, उसको निकाल के लोगों तक पहुंचाना है। अब कहां पर पहुंच गए मुझे नहीं पता, देख लो। हाँ, ये यहाँ पे है ना, शिवराव भाव का देहांत, यहाँ से पढ़ना है। पढ़ो दीदी। नहीं दीदी, अभी थोड़ा सा ये रह गया है यहाँ पर। रंजना दीदी, वो शायद हमने
शिल्पा दीदी का वो हो गया, माइक बंद है। हाँ मैं ले लेती हूँ इसको, थोड़ा सा रह गया ये, मैं हाँ, लेती हूँ। ठीक। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है बहुत अच्छे से जाना कि किस तरीके से झांसी का जो साम्राज्य है या झांसी के जो सूबेदार हैं वो शिवराज भाऊ को मिला, और इन्होंने जो है वो अंग्रेज कंपनी के बातों में आके, ये तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेज लोग जो हैं वो काफी कूटनीतिज्ञ थे, और ये कूटनीति से ही इन्होंने हमारे यहाँ के भोले भाले जो सूबेदार या पेशवा या शासक जो भी रहे, क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे देश थे, तो सबके अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो वो उनकी बातों में आकर वो फंस गए। तो ऐसी स्थिति यहाँ बनी शिवराव भाऊ की कि उन्होंने ये बात बोल दी कि हम लोग आपस में दोस्त रहेंगे, मित्र रहेंगे, और जो है उसका नतीजा ये हुआ कि जो आसपास के जो भी छोटे छोटे राज्य थे उनको भी उनकी भी सुरक्षा की दृष्टि से वो भी इस बात को मान गए, और वो उनके मतलब उनके अंडर में चले गए। अब क्या हुआ कि जब ऐसी स्थिति बनी तो फिर जो सूबेदार लोग थे, छोटे छोटे सूबेदार थे, वो स्वतंत्र राजा बन गए, और उन्हें पेशवा, यानी पेशवा का ही ये था, ये जो अपना ये झांसी था वो वहीं का था, तो उनको वो किसी तरीके से कोई कर नहीं दे रहे थे। इसके बाद हम आगे जानेंगे कि शिवराव भाऊ का देहांत 1815 में हो गया। उसके बाद उनके पौत्र रामचंद्र राव सूबेदार हुए। ये इनकी वंश परंपरा को बताया जा रहा है कि शिवराम भाऊ थे, फिर उनका देहांत हुआ 1815 में। अब उनके पौत्र जो रामचंद्र राव सूबेदार थे वो उनका हुआ, उन्होंने 1835 तक शासन किया, और उनके देहांत के बाद कई वर्ष तक शासन में शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन होते रहे, यानी कंटिन्यू परिवर्तन रहे। 4 वर्ष तक अंग्रेज सरकार ने अपना प्रतिनिधि झांसी में रख दिया, और वहां से वो शासन कार्य चला है, क्योंकि उन्होंने पहले ये समझौता कर लिया था कि हम आपस में मित्र हैं, वहां का शासन कार्य चलाए। इसके पश्चात बहुत सोच विचार कर लक्ष्मीबाई के प्रति गंगाधर राव को, जो शिवराव भाऊ के सबसे छोटे पुत्र थे, शासन भार दे दिया गया। अब गंगाधर राव को जो है शासन मिला, और उसी समय उनका विवाह लक्ष्मीबाई से के साथ हुआ था, पर अब वे पूर्णतया अंग्रेजी सरकार के मातहत हुआ। अब चूंकि अंग्रेज सरकारों ने 4 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया था, तो वो पूरा का पूरा जो झांसी था, झांसी का राज्य था, वो उनके कंट्रोल में हो गया, और ये गंगाधर राव जो थे वो उनके मातहत नहीं, उनके नौकर की तरह वहां कार्य करने लगे। उन्हें अपने यहाँ एक अंग्रेजी टुकड़ी भी रखना पड़ी, और उसका खर्च भी 2.25 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया, यानी अंग्रेजों की टुकड़ी रहती थी, उनके सिपाही रहते थे, और उसका खर्च ये गंगाधर राव दिया करते थे। झांसी के राजाओं का यह इतिहास हमको बतलाता है कि किस प्रकार अपनी ही असावधानी और संगठन के अभाव से इस देश में अंग्रेजों के कदम धीरे धीरे मजबूत होते चले गए, और वे एक एक करके राजाओं के राज्यों को अपने शासन में लाते चले गए। एक दिन वह भी था जब वे यहाँ व्यापारी के रूप में आए थे, और 1753 तक एक दीन सेवक की हैसियत से दिल्ली के बादशाहों से छोटी मोटी रियासतों के लिए पैरों पर सर रखकर प्रार्थना किया करते थे। पर उनके 100 वर्ष बाद वे ही व्यापारी यहाँ के बड़े बड़े राजाओं के साथ मनमाना बर्ताव करने लगे, और झूठे बहाने निकालकर उनके राज्यों को आत्मसात करने लग गए। अंग्रेजों की इन चालों को देखकर भी भारतवासी सावधान नहीं हुए। बहुत बड़ी विडंबना थी कि ये जो हमारे झांसी के राजाओं का ये इतिहास बताता है कि क्यों हुआ ऐसा, असावधानी और संगठन का अभाव। 2 बातें थी यहाँ पर कि हमारे यहाँ के जो शासक थे वो असावधान थे, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, और संगठित नहीं थे। सब अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे सूबों में बटे हुए थे। तो यहाँ वही गुरुदेव बता रहे हैं कि सन 1757 में आए थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी, और अपने आप को बड़ा दीनहीन बताती थी। ये जो दिल्ली के बादशाह थे उस समय जो है वो मुस्लिम शासक थे, तो उनसे ये प्रार्थना करती थी कि हमें यहाँ व्यापार करने दिया जाए, और बाद में 100 वर्ष तक जो है वो इन राजाओं पर, हमारे यहाँ के राजाओं पर मनमाना बर्ताव करने लगे, और हमारे अंग्रेजों की चालों को भारतवासी समझ भी नहीं पाए और सावधान भी नहीं हो पाए, जिससे अंग्रेजों ने अपना कोई लाभ सिद्ध होता दिखाई पड़ा, वही उसका सहयोगी बनकर देशवासियों की जड़ें काटने लगा। भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना का यह अभाव ही इसके पतन का मुख्य कारण रहा है। अब यद्यपि देश स्वतंत्र हो चुका है, तो भी यह त्रुटि पूरी तरह दूर नहीं हुई है। आज भी यहाँ के अधिकांश व्यक्ति राष्ट्रीय हित के सम्मुख व्यक्तिगत हित के ही प्रधानता देने वाले मिलते हैं, जिससे भारतीय समाज की उन्नति बहुत कुछ रुकी हुई है। गुरुदेव बहुत बड़ा कटाक्ष यहाँ कर रहे हैं कि देखिए हमारे
देश की जो विडंबना थी वो यही थी। इस पतन का कारण क्या था? राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। तो गुरुदेव कहते हैं कि देश तो स्वतंत्र हो गया, पर ये जो त्रुटि है यानी राष्ट्रीय भावना, ये आज भी अधिकतर व्यक्तियों के अंदर नहीं है। वो राष्ट्रीय हित से ज्यादा व्यक्तिगत हित की प्रधानता देते हैं, और इसी वजह से भारतीय समाज की उन्नति रुकी पड़ी है। ये गुरुदेव ने यहाँ पर बहुत सुंदर कटाक्ष किया। आगे है विवाह और वैधव्य। तो दीदी आगे कौन लेगा? प्रियंका दीदी लेंगी या अमृता बंडवाल है तो वो पढ़ना चाहेंगी? देख लीजिए दीदी। दीदी हाँ दीदी जी, अमृता दीदी आप लीजिए। वो भी आया तो अपने से खोल देगा, खोल दो। खाइते ये खाली खुश लेते। दीदी शायद सजग नहीं है। हाँ प्रियंका दीदी, प्रियंका को आप प्रतिभा दीदी आप ले लीजिए। प्रियंका थोड़ा सा समझा नहीं पाएगी दीदी। जी दीदी मैं ले लूँ क्या? कौन लेगा? नहीं प्रियंका, ये प्रतिभा दीदी ले लेती। दीदी मैं पढ़ती हूँ आगे। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। थोड़ा सा है विवाह और वैधव्य। लक्ष्मीबाई जी का विवाह गंगाधर राव से ही हो जाने पर उसके पिता तथा अन्य संबंधी झांसी ही आकर रहने लगे। मीरो पंत को दरबार में एक सरदार की पदवी दी गई और 300 रुपए मासिक वेतन मिलने लगा और लोग भी अच्छे पदों पर नियुक्त किए गए। गंगाधर राव एक अच्छी योग्यता वाले और प्रजा हितैषी शासक थे। उन्होंने सर्वसाधारण की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। सबके साथ दयालुता का व्यवहार करने के कारण लोग उनको काका साहब कहकर पुकारते थे। उनके पश्चात झांसी के राज्य का क्या होगा, इसका उन्हें बड़ा ख्याल रहता था, क्योंकि वे देख रहे थे कि निसंतान राजाओं के राज्यों पर अंग्रेजी सरकार किस प्रकार एक एक करके अधिकार जमाती चली जाती है। तो गंगाधर राव जी से विवाह हुआ रानी लक्ष्मीबाई जी का, लेकिन उनकी संतान नहीं हो रही थी। ये बात अपने को समझ में आ रही। और उनकी जो फैमिली थी, लक्ष्मीबाई जी का जो विवाह जो हुआ था उसके बाद जो उनकी जो फैमिली थी रानी लक्ष्मीबाई जी की फैमिली, यानी उनके पिता और अन्य संबंधी, ये सब भी झांसी में आकर के रहने लगे। सोचो उस जमाने में रहने लगे। ऐसा तो नहीं बोलते थे हम बेटी के घर का नहीं खाएंगे पिएंगे, ऐसा तो नहीं करे। तो वहां आके रहने लगे। ये सारी बातें मैं इसलिए बोलती हूँ कि डिफरेंट है जो गुरुदेव लिख रहे हैं। और बल्कि मोरोपंत को दरबार में एक सरदार की पदवी भी दी गई, मतलब उनको जॉब भी दी गई। मोरोपंत कौन थे बताइए दीदी जरा। मोरोपंत क्या रिलेशन था रानी जी से? पिताजी। ठीक है, तो उनके पिताजी को सरदार की एक पदवी भी दी गई। मतलब सामान्य रहे होंगे, उधर राजपाट नहीं रहा होगा तो इधर दे दिया गया ये। और 300 रुपए मासिक वेतन भी मिलने लगा और अच्छे पदों पर लोगों को नियुक्त भी कर दिया गया। ठीक है ना। गंगाधर राव की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी संतान नहीं है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा स्ट्रेस था कि जो अंग्रेज लोग थे जिन राजाओं की संतानें नहीं होती थी उनका राज्य हड़प रहे थे। ये समझने वाली बात है। जब विवाह को 8 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कोई संतान नहीं हुई तो उनका ध्यान धार्मिक कार्यों की तरफ गया और सन 1850 में वे तीर्थ यात्रा के लिए निकले। सबसे पहले काशी पहुंचे, फिर गया प्रयाग आदि की भी यात्रा की। जहां कहीं गए वहां खूब दान पुण्य किया। वहां से वापस आने पर लक्ष्मीबाई गर्भवती हुई और 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इससे सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई और 1 महीने तक नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। पर यह प्रसन्नता अल्पकालीन ही सिद्ध हुई, क्योंकि 3 मास की आयु में ही बालक का देहावसान हो गया। गंगाधर राव को तो इससे इतना अधिक मानसिक कष्ट हुआ कि वे बीमार पड़ गए और उन्होंने खटिया पकड़ ली। बहुत कुछ इलाज किए जाने पर सन 1852 में स्वास्थ्य में कुछ सुधार जान पड़ा
पर अब भी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, जिससे उनको पथ्य भोजन ही ग्रहण करना पड़ता था। पथ्य भोजन मतलब कि जो उनको खाना चाहिए स्वास्थ्यवर्धक, ऐसे कुछ भी जंक फूड नहीं खा सकते थे, अपथ्य नहीं खा सकते, पथ्य भोजन ही करना पड़ता था। अक्टूबर 1853 में एक श्राद्ध के अवसर पर उन्होंने कुछ खा लिया। श्राद्ध में क्या होता है, ये बड़े वगैरह बनते हैं ना, ये अपथ्य होते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते, हैवी होता है, तो जिससे रोग फिर से बढ़ गया, उनको रोग फिर एकदम बढ़ गया। परिणाम यह हुआ कि वे दशहरे के दरबार में भी आकर ना बैठ सके। देखो, श्राद्ध के बाद नवरात्रि आती है, नवरात्रि के बाद दशहरा आता है, वो दशहरे के कार्यक्रम में भी नहीं जा पाए। उस अवसर पर समस्त सरदारों और प्रतिष्ठित नागरिकों ने रानी लक्ष्मीबाई को विश्वास दिलाया कि उन सबको सहानुभूति पूरी तरह उन सबकी सहानुभूति पूरी तरह से महाराज के साथ है, क्योंकि वे सदैव सुख दुख का पूरा ध्यान रखते हैं और उन्होंने कभी किसी के साथ अन्यायपूर्ण या बुरा बर्ताव नहीं किया। सबने मिलकर महाराज की दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करी। कितना सुंदर बता रहे हैं कि मतलब कष्ट, ऐसा नहीं कि महाराज को कष्ट है तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परपंच कर रहे हैं, महाराज ही देख रहे, नहीं, उन लोगों ने सबने मिलकर के महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करी। पर प्रजा की शुभ आकांक्षाएं और बड़े बड़े वैद्य हकीम तथा डॉक्टरों का इलाज भी कुछ काम न आया। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता गया और नवंबर के दूसरे सप्ताह में यह जान पड़ने लगा कि अब महाराज का अधिक समय तक जीवित रह सकना संभव नहीं। यह देखकर लक्ष्मीबाई के पिता और राज्य मंत्री नरसिंह राव महाराज के पास गए और भविष्य में राज्य की व्यवस्था के संबंध में विचार किया गया। सोच विचार कर यह तय हुआ कि अपने घराने के वासुदेव नेवालकर के पुत्र आनंद राव को, जिसकी आयु 5 वर्ष की थी, दत्तक युवराज बना दिया। मतलब इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। वो बच्चा किसका था? वासुदेव नेवालकर इनका पुत्र था। महाराज ने अपनी हालत खराब होती देखकर इस कार्य को तुरंत संपन्न किया और बुंदेलखंड के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस को अपने हाथ से एक खरीदा यानी राजकीय पत्र दिया, जिसमें कंपनी सरकार को यह सूचना दी गई कि उन्होंने आनंद राव को दत्तक पुत्र के रूप में ले लिया है और उसका नाम दामोदर राव रखा है। पत्र में यह भी प्रार्थना की गई थी कि उनका देहावसान होने पर दामोदर राव को ही उसका उत्तराधिकारी माना जाए। कितनी बड़ी गुलामी की बात है। सीने में दर्द, पेट में दर्द हो रहा है मेरे कि अंग्रेजों को हमको बताने की क्या जरूरत है। हमारा शासन है, हम जो करें, हमने दत्तक पुत्र बनाया, हम उसको ही मान के चले, उसका ही सब कुछ करें। लेकिन शासन किनका चल रहा है? अंग्रेजों का शासन चल रहा है सब तरफ, और हमारे अपने लोग ही फूटे पड़े हैं। और ये चीज ये ना खून में आई हुई है। इसीलिए अगर आप लोग देखो, मुझे पॉलिटिक्स की बात तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो लोग ये छोटी छोटी सी बातों पे आज भी कहते हैं कि हमको अमेरिका के और लंदन के वहां के लोगों से सलाह मशविरा करना चाहिए। क्या जरूरत है हमें सलाह मशविरा उनसे करने के लिए? हम क्या केपेबल नहीं है? हम लोग आपस में बैठ करके क्यों नहीं बात करते हैं? कम से कम आज जब 100 वर्ष 1947 की बात है, ऑलमोस्ट हम 100 वर्ष हमारे होने जा रहे हैं स्वतंत्रता को, और हम अब भी स्वतंत्र नहीं हुए, तो क्या मतलब है? तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर उन्होंने लेटर भेजा, बता भी दिया। मुझे तो अंदर से ऐसा लग रहा है क्यों बताया, बताना नहीं था। खैर, जिस समय महाराज ने अपना वसीयतनामा असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट को दिया तो साहब का दिल भर आया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अवश्य इसे स्वीकृत करा देंगे। पर जब वसीयतनामा और मेजर एलिस का पत्र पॉलिटिकल एजेंट मेजर मेलकम के पास पहुंचा तो उन्होंने गवर्नर जनरल को अपनी तरफ से यह पत्र भेजा। क्या भेजा? कि खेद के साथ सूचना दी जाती है कि झांसी के महाराज 21 नवंबर 1853 को परलोकवासी हो गए। मृत्यु से पूर्व महाराज ने
5 वर्षीय एक बालक दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र बनाया और यह भी कहा कि यह लड़का हमारा नवासा है, परंतु मुझे ऐसा विदित होता है कि यह लड़का महाराज रघुनाथ राव की दूसरी पुस्त से है और अंग्रेजी कानून के अनुसार महाराज का चचेरा भाई है। जो वसीयत नामा महाराज ने मुझे भेजा है वह मैं साथ में भेज रहा हूँ। मुझे ऐसा विदित होता है कि महाराज ने अपने स्वर्गवास के समय दत्तक लेने का विचार किया, पर इस कार्य पर झांसी के अमीर लोग अवश्य खेद प्रकट करेंगे। उनको आशा थी कि महाराज गंगाधर राव के पश्चात अंग्रेजों की देखरेख में राज्य का प्रबंध होगा, पर जब महाराज ने सोचा कि झांसी के सूबेदार शिवराम भाऊ के वंश में, जिसके साथ साथ सरकार का पहला संधि पत्र लिखा गया था, कोई नहीं है, तो उन्होंने यह दत्तक पुत्र लिया। सरकार की जानकारी के लिए मैं महाराज की वंशावली भेज रहा हूँ, जिससे विदित होता होगा कि यह लड़का महाराजा रघुनाथ के वंश का है। खैर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि क्या इनकी वंशावली है। कुछ कुल मिलाकर के कंफ्यूजन क्रिएट किया गया या हुआ, आगे गुरुदेव क्लियर करेंगे। फिर लिखते हैं, मैंने 1 नवंबर को एक पत्र मेजर एलिस को भी भेजा था और उसी के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक झांसी के विषय में सरकार की पूरी स्वीकृति न आ जाएगी तब तक, सरकार मतलब अंग्रेज, तो ये समझना जरूरी है कि अंग्रेजों की पूरी स्वीकृति नहीं आ जाएगी तब तक स्वर्गीय महाराज के दत्तक का कुछ भी विचार न किया जाएगा। झांसी के राजा का अंग्रेजी सरकार से क्या संबंध है, यह बतलाने को कुछ प्रमाण लिखे जाते हैं। इन पर विचार करने से मालूम होगा कि झांसी के राजा को अपने राज्य का वारिस बनाने का वारिस बनाने का अख्तियार है या नहीं। अब गुरुदेव इसको स्पष्ट करते हैं, आप लोग भी कर बताना कि इसका मतलब बहुत कितना समझ में आता है। बाकी सिंपल मुझे जो समझ में आया उसका सार तत्व ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वंशावली को लेकर के। इस पत्र से स्पष्ट है कि मेलकम साहब, जी गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, अपन इसको समझते हैं कि इस पत्र से स्पष्ट है कि मेलकम साहब ने महाराज गंगाधर राव के मरते ही झांसी के राज्य को अंग्रेजी अधिकार में करने का विचार कर लिया था। अपने बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने यह दलील पेश की कि पेशवा बाजीराव ने सन 1816 के सुलहनामे के द्वारा झांसी राज्य का पूरा अधिकार हमको दे दिया था और हमने ही शिवराम भाऊ के पौत्र को गद्दी पर बिठाकर उसे सूबेदार के बजाय महाराज का खिताब दिया था। उसके निसंतान मर जाने पर राज्य के असली हकदार की तलाश की गई। उस समय शिवराम भाऊ के 2 पुत्र रघुनाथ राव और गंगाधर राव जीवित थे। उन्हीं को एक के बाद एक राज्य का अधिकार दिया गया, पर गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने से उस वंश की इतिश्री हो गई और इससे आगे किसी को उनका उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि गुरुदेव हमको क्लियर कर रहे हैं कि जो मेलकम साहब थे उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमने पहले इन लोगों की जो राज्य था, इनके यहाँ से ये प्रॉब्लम हमेशा से चल रही है कि इनकी ये क्या बोलते हैं, जो कौन थे, शिवराम भाऊ के पौत्र को गद्दी पर बिठाकर उसे सूबेदार के बजाय महाराज बना दिया था और फिर वो निसंतान मर गए थे, पर राज्य के असली हकदार की तलाश जब की गई तो उस समय शिवराम भाऊ के जो 2 पुत्र थे, अब ये मरे कौन थे, उसके निसंतान मर जाने पर राज्य के असली हकदार की तलाश। निसंतान कौन मरा था, एक मिनट पीछे देख रहे हैं दीदी, मैं क्लियर, हाँ बताइए आप दीदी, आप क्लियर कर दीजिए, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड में। मैं करती हूँ क्लियर। यहाँ हमने यहाँ हमने पीछे जाना था कि 1804 में शिवराम भाऊ एक पत्र लिखवाया था अंग्रेज सरकार ने, एक सुलहनामा हुआ था जो कि एक उनकी कूटनीति थी कि जो हम लोग आपस में मित्र हैं कंपनियों और मतलब जो सरकार जिसको कहेंगे क्या नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग और ये राजा, ठीक है।
तो इन्होंने शिवराम भाऊ ने इसको इस पर शिवराम भाऊ कौन है? शिवराम भाऊ कौन है? जी, शिवराम भाऊ सूबेदार के पद पर थे झांसी में। झांसी के राज्य को शिवराम भाऊ जो है वो संभाल रहे थे। ठीक, उनके 2 पुत्र थे, रघुनाथ राव और गंगाधर राव। तो यहाँ इनकी चूंकि हड़प नीति थी, तो रघुनाथ राव जब मृत्यु हुई तो फिर गंगाधर राव को राजा बना दिया गया। ठीक है, अब इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो वो ये वंशावली वहां दे रहे हैं कि शिवराम भाऊ के 2 ही पुत्र थे और अब उनकी चूंकि कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो आगे उनका वंश समाप्त हो गया है। और ये जिसको इन्होंने गोद लिया था वो उनके चचेरे भाई का बेटा था, तो इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इस शर्तनामे से जो 2000 जो एक क्या नाम से जो पत्र लिखा गया था 1804 में, उस सुलहनामे के आधार पर अब जो है झांसी का राज्य उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। अब अंग्रेज ही उसको देखेंगे। यहाँ उन्होंने दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया था। जी ये बात है। ठीक है, तो हम सबको ये क्लियर हो रहा है कि अंग्रेजों ने एक प्रकार से अपनी क्लैरिटी देना शुरू करे और वो दत्तक पुत्र उनको स्वीकार नहीं कर रहे। आगे के पैराग्राफ में और कहते हैं कि इवन रानी लक्ष्मी को भी 12 बज गए हैं समुद्र, इसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कर देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, फटाफट कर देती हूँ, रीडिंग लगाती हूँ मैं। कि महाराज गंगाधर राव ने अंतिम समय में जिस बालक दामोदर राव को दत्तक देकर रानी लक्ष्मीबाई को उसका अभिभावक नियत किया था, उसके संबंध में मेजर मेलकम ने कहा कि महाराज गंगाधर राव ने जिस स्त्री को राज्य की व्यवस्था सौंपने की इच्छा प्रकट की वह हर तरह से योग्य है, परंतु इस समय की अवस्था को देखते हुए विश्वास है कि सरकार इस इलाके को अपने काबू में करेगी और रानी साहिबा तथा उनके संबंधियों को कोई अच्छा वजीफा देकर आराम पहुंचाएगी। रानी साहिबा के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी यह बतलाना बहुत कठिन है, चूंकि बुंदेलखंड में मरहठों का आखिरी खानदान है। इसलिए सब बातों को विचार करते हुए मैं यह परिणाम निकालता हूँ कि महारानी को 4000 रुपए वार्षिक से कम न दिया जाए। तो यहाँ पर पेंशन देने की बात करी और रानी को एक प्रकार से रानी ना रह करके सिंपल नॉर्मल रहने 4000 लगा लो तो 400 रुपए महीने की एक प्रकार से उनको पेंशन दी जाएगी। और अच्छा, यहाँ पे मराठों को बड़ा अच्छा वर्ड लगा मुझे, गुरुदेव ने लिखा मरहठों, बहुत अच्छा लगा। तो आगे पढ़ रही हूँ कि अंग्रेज सरकार की नीति उस समय यही थी कि कम से कम जितनी रियायत देने से इस देश के पुराने शासक और प्रजागण शांत रह सके उतना उनको देकर शेष समस्त अधिकारों को उनसे छीन लिया जाए। खासकर जिस समय महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई और उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षकता में झांसी राज्य का अधिकारी बनाने का प्रश्न उठा। उस समय देश में लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था। वे देशी राज्यों के विरुद्ध थे। एक एक करके कितने ही राज्यों का अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ला चुके थे। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस देश में इतना जम चुका था और उसकी सैन्य शक्ति इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि उसे देशी राजाओं की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। उसकी निगाह में अब केवल जमींदारों की तरह रह गए जो केवल छत्र, मुकुट और आभूषणों से सज धज कर सिंहासन पर बैठ जाते हैं और खजाने के रुपया को भोग विलास के कार्यों में बर्बाद किया करते हैं। इसलिए अंग्रेजी अधिकारियों ने यह निश्चय कर लिया था कि किसी भी राजा के निसंतान मर जाने पर उनको दत्तक लेने का अधिकार नहीं दिया जाए और उसका राज्य कंपनी शासन में मिला लिया जाए। इस नीति के अनुसार गंगाधर राव के मरते ही मेजर एलिस ने तुरंत ही झांसी के खजाने में ताला लगा दिया। मेरे ना बहुत दर्द होता है जब मैं पढ़ती हूँ, तो मुश्किल हो जाती पढ़। और गवर्नर जनरल की आज्ञा की प्रतीक्षा में राज्य का पूरा प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। इस तरह 4 महीने बीत गए तो भी भारत सरकार का कोई हुक्म नहीं आया। यह देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने सरकार के पास एक और खरीदा भेजा, जिसमें झांसी के राजवंश और अंग्रेजी सरकार के बीच प्राचीन मित्रता का उल्लेख करते हुए दामोदर राव को राज्य का अधिकारी स्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने स्वीकार न किया और 27 फरवरी 1854 को एक घोषणा
द्वारा झांसी के राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लेने की आज्ञा दे दी। उन्होंने निर्णय किया कि झांसी का राज्य स्वतंत्र नहीं है, वरन पारितोषिक के रूप में जागीर की तरह दिया गया था, अतः उसका कोई अधिकारी न होने की सूरत में वापस ले लेने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने यह भी दलील दी कि झांसी राज्य अन्य अंग्रेजी जिलों के बीच में पड़ता है और उसे अंग्रेजी शासन में ले लेने से राज्य व्यवस्था में सुविधा रहेगी। जब अंग्रेज रेजिडेंट ने गवर्नर जनरल की इस घोषणा को रानी लक्ष्मीबाई को पढ़कर सुनाया तो रानी ने दृढ़ किंतु मधुर स्वर से कहा, मेरा झांसी देगा नहीं, मेरा झांसी देगा नहीं, ऐसा मैं झांसी दूंगी नहीं, ऐसा था शायद, मैं झांसी दूंगी नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी दूंगी नहीं। उस समय रानी की इस दृढ़तापूर्ण वाणी का कोई परिणाम नहीं निकला। उनको 5,000 की सालाना पेंशन, नगर के राजमहल में रहने का अधिकार मिला, पारिवारिक तथा आभूषणों आदि पर उनका स्वामित्व स्वीकार किया गया। झांसी के खजाने से 6 लाख रुपए निकालकर दामोदर राव के नाम से अंग्रेजी खजाने में जमा कर दिए गए, जो उसे वयस्क होने पर मिल सकते थे। लक्ष्मी मतलब दामोदर राव के नाम पे, चलो फिर भी उन्होंने रखा तो कुछ खजाना रखा। लक्ष्मीबाई ने इस आज्ञा का बहुत विरोध किया और कई महीने तक पेंशन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उमेश चंद्र बनर्जी नामक हिंदुस्तानी वकील तथा एक यूरोपियन वकील को, अच्छा एक बात ध्यान रहे, रानी लक्ष्मीबाई कोई रानी थी तो ऐसा नहीं कि किसी बाबा आदम के जमाने के, बहुत पुरानी है, ये उस समय के हैं ये लोग, राजा रानी, ये लोग राजा साहब लोग, ये हमारे नाना लोगों ने देखा है इन लोगों को, तो कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है ये, 18वीं मतलब ये 19वीं शताब्दी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उस समय स्वामी विवेकानंद भी थे, ये ध्यान रखना, जो गए थे अमेरिका, तो ये सब अपने इसी समय की बात है, वर्तमान की बातें हैं, इसलिए इसको ऐसे नहीं समझे हम कि बहुत पुरानी बातें, अभी अभी की ताजा बातें हैं। तो उन्होंने उमेश चंद्र बनर्जी नामक हिंदुस्तानी वकील, ठीक है, ये एक यूरोपियन वकील को 60,000 रुपए खर्च करके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अपील करने के लिए लंदन भेजा, पर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब विवश होकर उन्होंने पेंशन लेना आरंभ किया तथा उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता था। जो समय बचता था उसमें वे घुड़सवारी और व्यायाम करती थी। दामोदर राव को वे अपने पुत्र के समान ही प्यार करती थी। 7 वर्ष की आयु में दामोदर राव का यज्ञोपवीत संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। इसके लिए उसके नाम से जमा 6 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया निकाला गया। पहले तो सरकार ने कहा कि वे रुपए दामोदर राव के वयस्क होने पर ही दिए जा सकते हैं, पर जब अधिक जोर दिया गया तो इस शर्त पर रुपया देने की आज्ञा दी गई कि उनको कुछ समय बाद फिर जमा कर दिया जाए। लक्ष्मीबाई ने भविष्य की बात को अनिश्चित समझकर इस शर्त को मानकर रुपया ले लिया। यह सन 1856 की बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना पढ़ा, और देखो बीच बीच में गुरुदेव संस्कारों की बात भी बताते हैं कि कैसे संस्कार होते थे, तो वो भी बता दिया कि उन्होंने किया, वो अपनी लाइफ जी रही थी, पूजा पाठ भी कर रही थी, तो ये हम लोगों को उनका समझ में, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहा, किस तरह से उनके पति की मृत्यु हुई, और ये सारी परंपराएं, श्राद्ध वगैरह भी वो लोग करते थे, ये सब हम लोगों को समझ में आता है, जो कि संस्कृति में घुली मिली थी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अभी जो पढ़ा उनके जीवन के बारे में, अभी कोई युद्ध वगैरह की बातचीत नहीं हुई है, अभी ये इंट्रोडक्शन में जरूर उस युद्ध की कहानियां है, लेकिन हमने उनके जन्म और बाल्यावस्था के उनके गौरव को जाना, उनकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो बच्चे नहीं हो पा रहे थे वो इनिशियल स्टेज पर, वो हमने पढ़ा, और विवाह और वैधव्य, उनके हस्बैंड की डेथ के बारे में जाना, और किस तरह से उनको कितनी कम उम्र में ही, सोचो ना, कितनी कम उम्र में ही शादी हो गई और बच्चे नहीं होने का लेवल लगा दिया गया। एज ही क्या रही होगी, कितनी कम एज में उनके हस्बैंड की डेथ भी हो गई, और उन्हें अडॉप्ट भी किया चाइल्ड, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और अंग्रेजों की अपनी रणनीति पॉलिटिक्स चल रही थी, तो ये रानी ने झेला। ठीक है,
जय गुरुदेव, प्रणाम। अभी के आज के लिए इतना ही काफी है। आगे अब हम लोग दोपहर में इससे आगे बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो हम लोग आगे के जो टॉपिक्स आएंगे वो पढ़ने वाले हैं। वो उसमें देश में विद्रोह की अग्नि। तो आप सभी से निवेदन, और झांसी पर शासन कैसा रहा और फिर कैसे युद्ध हुआ, घर के शत्रुओं ने कैसे धोखा दिया। जब जब कहानी पढ़ो तो ऐसा लगता है, जीवन पढ़ते उनके तो शायद कुछ अलग हो गया हो, लेकिन पता है सबको, फिर भी अंदर एक आस बनी रहती है। तो अब उम्मीद यही है कि हम सब मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, और अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जीवन को जिए, उत्सर्ग करें। जय गुरुदेव, प्रणाम। दीदी आगे का क्रम देख लें। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी इसमें एक बात जो लगी कि अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया था, जैसे कि जो 4 संगठन बने थे नागा साधुओं के, और जिन्हें तैनात किया गया था कि वो जब भी युद्ध हो तो वो युद्ध के मोर्चे को संभाले। तो आजादी की लड़ाई में तो बहुत लोगों का योगदान था, पर इनके बारे में शायद मुझे कभी ध्यान नहीं है कि साधुओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। ये शायद मेरे दिमाग में आज पहली बार आया। हाँ, ध्यान नहीं दिया, अपन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं ना, तो फिर ध्यान नहीं जाता है। पर ये पढ़ा था मुझे ध्यान में, मेरे दिमाग में चित्र भी बना हुआ है कि मैंने पढ़ा था, और गुरुदेव की पुस्तक में। पर ये कह सकते हैं कि इसमें और आगे अपन सर्च करें कि ये नागा साधु अब गए कहाँ हैं भी कि नहीं है, क्योंकि ये लोग होते हैं, जो कुंभ लगता है ना, कुंभ का मेला। कल मैं यहाँ मणि दीदी से मिले, आपको कभी मणि दीदी से मिलवाएंगे, लेके आएंगे। दास बाबू जी हैं जो कि EMD, गुरुदेव के टाइम पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन था, उसमें जितने भी गुरुदेव के प्रवचन वगैरह रिकॉर्ड करके रखे, वो दास बाबू जी हैं। और उनकी पत्नी है मणि दीदी। मणि दीदी के काफी लेख हैं, उनके संस्मरण हैं। तो वो बता रही थी कि कुंभ जब लगा था तो उन लोगों को खड़ा किया था गुरुदेव ने। उन लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, नर्स की ट्रेनिंग। तो सारी चीजें उन लोगों को सिखाई गई थी, और व्हाइट एप्रन पहन के उनको स्टेथोस्कोप लटका करके खड़े होना था। और ये भी बताया था कि कुंभ के समय बड़े बड़े लोग आते हैं, संत महात्मा आते हैं। तो ऐसे बहुत सी, तो ये नागा साधु जो होते हैं ये कुंभ के समय आते हैं। और अपने आप लोगों को पता होगा कि नागा साधु लोग नहाते हैं, सबसे पहले उनका ही नंबर रहता है, उनको ही नहाने के लिए बोला जाता है। जब अभी कुंभ हुआ था प्रयागराज में, हरिद्वार में होने वाला है कुंभ 27 में। है तो अर्ध कुंभ, लेकिन सरकार उसको काफी महत्व दे रही है, और उसकी तैयारियां होंगी, महाकुंभ की तरह ही होगी। तो देखते दीदी, अपन लोग पता करेंगे, है इनकी AI वगैरह से मैं मिलेगी इनकी जानकारी। जी चलिए, अब हमारा समय तो हो गया है। प्रतिभा दीदी, आप विचार दे रहे हैं तो दीजिए थोड़ा सा, और सरोज दीदी, और आगे आप क्रम ले लेते हैं, और विसर्ज नहीं करिएगा। जी दीदी, प्रणाम। बस मुझे तो बस पूरी बात में एक ही बात ये पकड़ में आ रही है कि जब कभी कोई राष्ट्र कमजोर होता है या कोई भी, तो जैसे उस समय जितनी भी स्टोरीज हैं, तो इंग्लैंड क्या था, एक छोटा सा देश, और उसने पूरे विश्व पर, जो बुद्धिमान थे उनके पास सूझबूझ थी, और बहुत बाद में भी लोग ये कहते रहे कि अंग्रेज जो हैं वो ही ज्यादा अच्छा शासन चला सकते हैं। और उन्होंने उस समय जितनी रेलवेज है और उनका जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन भी बताया गया, तो कारण था कि अपने देश में फूट के कारण लोग भोग विलास में रहते चले गए, देश कमजोर होता चला गया। अब फिर से वही समय आया है। तो अब क्या है कि अभी जैसे हम सब गायत्री मंत्र का जप करते हैं, और बुद्धि हमारी सबसे बड़ी जो धन है, वैभव है, वही है, क्योंकि वो साथ में रहेगा। तो हम अपने देश में भी अभी भी जो परिस्थिति चल रही है, देश एक तरह से तो फूटा हुआ ही है। अब ये अलग बात है कि सरकार है, केंद्र में सत्ता है, तो हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अंदर अंदर इतनी फूट है, उसको समझने के लिए हम सबको अपनी बुद्धि अपने को प्रखर करना होगा कि हम, और तभी इस चीज को समझ में यही मन में भाव आता है कि राष्ट्रीयता, देश की प्रति समर्पण भावना, और अपने को कराना। जैसे कि झांसी की रानी का व्यक्तित्व था कि उस समय भी
वो उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया, जो कुछ भी रहा अंत तक लड़ती भी रही। तो उसी को लेकर के चलना है और यही ग्रहण करना है महापुरुषों की जीवनी से कि किस प्रकार से हम अपने साहस शौर्य को करें ताकि कभी भी जीवन में फिर ये ना आए। तो यही इसी भाव को लेते हुए, समय तो नहीं है। एक मिनट, 2-3 लोगों ने जो क्वेश्चन टच किया हुआ है, खासकर नेहा को होस्ट बना दिया। नेहा को भी एक्टिव करना, काफी अच्छा दीदी बोलती हैं। तो और फिर प्रियंका ने भी टच किया है, तो उसको भी अनम्यूट करती हूँ। नेहा दीदी, आप कुछ कहना चाहते हो तो? जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी मुझे नागा साधुओं के बारे में कुछ ऐसा नॉलेज है, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो अभी कार सेवकों का ये जो अयोध्या में जो ये हुआ था राम मंदिर निर्माण के उस समय, जब वो दंगा फसाद हुए थे, काफी उधर का हुआ था, उस समय नागा साधुओं ने भी और आके इसमें हिस्सा लिया था। और ये नागा साधु जो रहते थे, कभी भी ऐसी परिस्थितियां जब आ जाती थी तो ये व्यायाम शालाएं वगैरह होती थी और ये काफी अपने आप को मजबूत बना के और एक्सरसाइज वगैरह सब करके ऐसे रखते थे कि कभी जरूरत पड़ती थी तो ये एक इनकी पूरी सेना जैसी खड़ी हो जाती थी हमेशा। ऐसे मुझे ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कहीं। तो अभी ये अयोध्या में भी जब वो कार सेवकों का जब हुआ था तब उस समय ऐसा आया था दीदी, ये वृतांत कुछ। जी दीदी, आप ठीक कह रहे हैं, इस समय की बात कर रहे हैं, पर उस समय भी जब रानी लक्ष्मीबाई का जब यानी वो वीर गति को प्राप्त हो गई तो उनका जो एक बात थी कि वो अपने मृत शरीर को अंग्रेज उनको ना छू पाए। तो ऐसी स्थिति में ये नागा साधु जो थे, इन्हीं ने उनकी शरीर की रक्षा की थी और जो है उनका दाह संस्कार करवाया था। तो इनकी बहुत बड़ी सेना ये चारों कोनों पे थी और ये झांसी में इनके मठ बने हुए भी हैं। तो ये इनका रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, इनका मुगल शासकों से लेकर और ये रंगीरों तक इन्होंने युद्ध लड़े हैं। जी ग्वालियर में भी दीदी यहाँ है एक स्थान है जहाँ वीर गति को प्राप्त हुई थी, ये ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की बात, जी उसी की चर्चा मैं कर रही हूँ कि वहां पर भी जब वहां वीर गति को प्राप्त हुई तो ये नागा साधु की सेना थी जिन्होंने उनकी रक्षा की थी और उनके शरीर को जो है वो क्या नाम से अंतिम संस्कार उनका किया था। अंग्रेजी लोग कुछ उनको छू नहीं पाए थे। जी दीदी। जी जी ठीक है दीदी, बहुत सारी बातें हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई पर ही केंद्रित करें। आ जाते हैं कि किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हुआ और नागा साधुओं ने तो हेल्प करी उनकी। यहाँ वो सारी बातें अपने को समझ में आ रही हैं। प्रियंका क्या कहना चाहती है सुनते हैं, और सरिता दीदी ने भी टच किया है, देखते हैं। प्रियंका, तुम कुछ कहना चाहती हो? क्वेश्चन टच किया था, नहीं बोल रही। सहिता दीदी ने किया तो कुछ कहना चाह रही हैं सहिता दीदी? जी दीदी, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी, झांसी का नाम आता है तो मन में उमंगे आई जाती हैं, क्योंकि झांसी से ही हूँ मैं। और आज भी वहां पर जैसे नरसिंह राव का नाम आया है तो नरसिंह राव किटोरिया, मतलब वो स्थान भी अभी है। नेवालकर जी का वो जो ग्रुप इसमें नाम आया तो उनका भी परिवार है अभी। तो ये सब हमारे घर के पास ही है, नेवालकर जी का तो वो परिवार। तो ये सब है। और ये वाली बात आज के में बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उसके लिए लंदन तक एक वकील को भेजा। ये वाली जानकारी नहीं थी हम लोगों को, तो ये भी जानकारी मिली गुरुदेव के उससे, और बहुत अच्छा चल रहा है। और दीदी, मैं एक सूचना आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि कल मैं अपने देव स्थान, जो एक गांव का बताया था मैंने, वहां पर कल 5 कुंडी यज्ञ कराने जा रहे हैं हम लोग। तो उसकी पहली बार है ये, तो ये कार्यक्रम सफल हो इसके लिए प्रार्थना करें। और कल मैं स्वाध्याय में नहीं रह पाऊंगी, और आप सभी का आशीर्वाद है। पहली बार वहाँ का एक वो कर रहे हैं हम लोग। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आपकी प्रखरता गुरु कार्य में लगे, यही गुरु सत्ता से प्रार्थना, गुरु सत्ता का आशीर्वाद। काम तो वही करते हैं, हम लोग तो निमित्त हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी दीदी। चलिए, तो दीदी ने भी हम लोग को बताया। तो सबसे बड़ी बात जो हमको समझनी है कि किससे कहानी की तरह नहीं पढ़ना, यह इतिहास है हमारा, हमारे पूर्वजों की है कहानी ये। तो उससे हमारा है संबंध, इस बात को हम लोगों को महसूस करना है। और ये महसूस
सीरियसली हम लोग जब पढ़ते हैं फिर धीरे धीरे हमको समझ में भी आती चली जाती है। तो चलिए अब आज समापन करते हैं। आज का सत्संकल्प कौन दीदी एक बात मैं बोलना चाहूंगी। दीदी आगे आप ही संभालिए। जी दीदी एक सेकंड, मैं इससे एक बात बोलना चाहूंगी। कल हमारे यहाँ झांसी में इनकी जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें इनकी 7वीं पीढ़ी हमारे यहाँ आई झांसी में, पूरा परिवार, वो उनके प्रपौत्र और बहू और उनकी बेटी, और मतलब 8वीं पीढ़ी भी हम लोगों ने देखी, छोटा बेटा था। तो कल बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। और ये लोग पूना में ही बसे हैं, वहीं रहते हैं। ये इनका जो है गंगाधर राव के पूर्वज ही कहलाते हैं वो। तो कल हम लोग सब उनसे मिले और उन्होंने बहुत यानी यहाँ आकर कहा भी ये बात कि हम लोग झांसी हमेशा ही आएंगे, झांसी आते हैं तो अपनी जन्मभूमि का जो है वो समझ में आता है कि ये हमारी जन्मभूमि है। तो हम लोगों ने देखा उन लोगों को, ये बड़ा सौभाग्य था हम लोग का। यही बताना चाह रहे थे दीदी। प्रणाम, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया दीदी, आपने इतनी अच्छी बात ये बताई। तो वो लोग आप लोगों से, वो लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं? क्या उन लोगों के मन में देश प्रेम है? क्या कर रहे हैं? नॉर्मल जीवन है उनका। आप लोग कभी भी ऐसे कोई मिलता है तो उनको झांसी की रानी गुरुदेव वाली जो पुस्तक है वो बताइए, भेंट करिए। अगर अब अगली बार कार्यक्रम हो, जैसे दिमाग नहीं चलता ना कि हम क्या करें। आप कैसे? पता ही नहीं था। हाँ, हम लोग को ये नहीं ज्यादा पता था, इसलिए क्योंकि एक जो है वो हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग 15-20 लोग गए थे वहाँ, गायत्री परिवार के। फिर बाद में हम लोग के साथ फोटो तो भी खींचा, हम लोगों का परिचय दिया कि हम लोग गायत्री परिवार से हैं। तो पता नहीं था ना ऐसा, नहीं तो बुक ले जाते, मेरे पास तो थी। तो थोड़ा अब इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, किस कार्यक्रम में हम सब लोग, मैं भी इनफैक्ट, कि हम किस कार्यक्रम में जा रहे हैं उससे संबंधित साहित्य हम लेकर के गुरुदेव का और बेझिझक उनको गिफ्ट करें और बताएं कि देखिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने उनका जीवन लिखा है, उनकी बायोग्राफी लिखी, और हम लोग इसको पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। हमारा इतना बड़ा ग्रुप है। हम रानी लक्ष्मीबाई और उस समय के ये जो युग निर्माण में पूरा, एक तो ये हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि युग निर्माण में रानी लक्ष्मीबाई की क्या आहुति रही, इसको हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा वेब स्वाध्याय का एक पैम्पलेट चाहे तो रखें साथ में, बताएं कि आप लोग कभी अगर आ सकें तो हमारे कार्यक्रम में आए तो हम लोग को भी थोड़ा और जानकारी प्राप्त होगी। जो भी है अपनी वाणी में वो प्रखरता साधना के माध्यम से हम सबके अंदर आ ही गई है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमको देना चाहिए। गुरुदेव को साहित्य में पहुंचाना है ना। ठीक है दीदी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, हम लोग से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, गए तो हम सब लोग हाँ, वो धीरे धीरे अपन लोग करेंगे। अपने को बहुत काम करना है। जो लेवल हम लोगों को गुरुदेव ने लाके दिया, जो सुविधा हम लोगों को लाके दी, मुझे तो बहुत तड़प होती है। लेकिन मैं यही है कि मेरी सामर्थ्य बहुत कम है। और गुरुदेव ने यही कहा है कि कितना मैं संयम साध सकूं, कितनी अपनी पात्रता विकसित कर सकूं तो काम होगा। तो उसके लिए मैं सिर्फ इस शरीर से नहीं कर सकती। मेरी इच्छा यही है कि आप सब लोग इसमें जुड़े। अब इच्छा तो बहुत है कि यहाँ पर जब कार्यक्रम हो वंदनीय माता जी का, तो उसमें हमारी पूरी टीम काम करे। यहाँ पर इच्छा है कि एग्जीबिशन लगे जिसमें 16 संस्कार परंपरा के बारे में जानकारी हो, 12 संस्कार परंपरा की जानकारी हो, पर्व त्योहारों की जानकारी हो, महापुरुषों की जानकारियां हो। कितना कुछ हम कर सकते हैं। हम पूरा मतलब कितने काम हम कर सकते हैं और कितना हमें करना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने 500 वर्ष का काम करके रख दिया। तो ये सब हम लोगों को पात्रता अपनी विकसित करनी है। और बहुत छोटी बड़े बड़े काम तो मेरे सपने में, मतलब मेरे दिमाग में है जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा काम था कि हम जहाँ जा रहे हैं एटलीस्ट हम ये करना चालू कर दे। अब आज से हम सब संकल्प लें कि हम जिस कार्यक्रम में जाएंगे हम 2 बार सोचेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उससे संबंधित साहित्य गुरुदेव का लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा मौका मिला अपन दे सके किसी को मंच पर तो दे देंगे, गिफ्ट कर देंगे, नहीं तो अपने साथ वापस, उसमें क्या है। बिल्कुल सही, आगे ध्यान रखेंगे दीदी। चलो अब संकल्प लेते हैं और फिर समापन सरोज दीदी कराते हैं। सरोज दीदी आप कराइए। जी, नीलिमा दीदी संकल्प पाठ लीजिए। प्रणाम सभी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मैं झांसी से हूँ, तो रानी लक्ष्मीबाई के प्रति विशेष अनुराग, विशेष अनुग्रह उनके प्रति मेरे मन में हमेशा से ही रहा है।
जब भी उनकी कहानी पढ़ती हूँ उनके बारे में तो बचपन से ही मेरे रग रग को जो एक एक रोम एकदम अभी भी मेरा रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहूँ, सूरज को दिया दिखाने के बराबर होता है। तो समय की कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं कुछ ही कह पाऊंगी। तो एक तो जन्म का थोड़ा इशू आ रहा था कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ है। तो उनका जन्म कानपुर के पास बिठूर में हुआ है। पेशवा के दरबार में उनके पिताजी काम करते थे और वो तात्या टोपे को अपना मुंह बोला भाई मानती थी। और अभी मैंने कल ही उनके बारे में एक कुछ पढ़ा है कि इस पूरे जितना जो आंदोलन था अंग्रेजों ने उसको एक केवल छोटा सा सैनिक विद्रोह माना था और पूरा का पूरा ऐसे ही दबा दिया था। इतिहास में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तब बहुत साल बाद एक भारत से एक युवक लंदन गया, वहाँ उसने जहाँ पर जो पेपर छपते हैं और जहाँ पर उनका पूरा लेखा दस्तावेज रखे होते हैं, वहाँ जाकर उसने कैसे भी करके उस दस्तावेजों को खंगाले सब। और जब उसने जाना कि ये एक केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, एक स्वतंत्रता संग्राम था, एक पूरा वो था। और फिर वो भारत लाया उस चीज को और उसने पब्लिश किया। पहले तो पब्लिश भी करना बहुत मुश्किल होता था, पब्लिश किया और तब जाकर भारतीय लोगों को इसके बारे में पता चला कि कितना कुछ हुआ है। तब जाके लोगों का खून खोला और इसको मान्यता मिली। इसी तरह से जालियांवाला बाग की तरह भी इन्होंने ऐसे ही किया अंग्रेजों ने। उसको भी नीलम दीदी अभी आप सत्संग का पाठ लीजिए, टाइम बहुत हो गया है। ये सारी बात है जी, आप सत्संग कीजिए। आज हमारा 7वां युग निर्माण सत्संकल्प है कि चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और छठवां है युग निर्माण सत्संकल्प। छठवां, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। मतलब कि हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन हम उस आजादी का क्या यूज कर रहे हैं। हम आजादी का मतलब ही हम लोगों ने गलत निकाल लिया है कि हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कैसे भी कपड़े पहन के हमने समझ लिया है कि हम आजाद हो गए। तो हमें अपने मर्यादाओं में रहना है और जो हमारे समाज में हमारे लिए सबके लिए जो नियम कायदे बनाए हैं उसमें रहना है, उसके हिसाब से चलना है। अपने नागरिक कर्तव्य, हमारा जो भी कर्तव्य है, हम जो भी कर्म में कर रहे हैं उसका हर किसी का कर्तव्य अलग अलग होता है। तो उस कर्तव्यों को पालन करते हुए अपने समाज में अपना स्थान बनाना है, समाज के लिए काम करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तभी देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। धन्यवाद आपको। आज आहुति के क्रम के लिए प्रेमलता दीदी आप गायत्री महामंत्र से आहुति क्रम शुरू करें। 2 परिजन और आ जाएं आहुति के क्रम के लिए। गायत्री मंत्र की आहुति। सद ज्ञान सद्भाव, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, यही भाव लेकर गायत्री मंत्र की आहुति। तेरा तुझको अर्पण का भाव रखते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। आज जिनका जन्मदिन है उनके स्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन दीर्घायु की कामना करते हुए, साथ आज जिन परिजनों का विवाह दिन है उनके सुखी दाम्पत्य मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, साथ ही विशाल देव परिवार से जुड़े सभी परिजनों के आध्यात्मिक उन्नति निरोग जीवन की कामना करते हुए महामृत्युंजय की मंत्र आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। दिवंगतात्मनां शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यवर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांत्यर्थम इदं न मम। पर्यावरण संशोधनार्थम आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम देवहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी देव शक्तियों को नमस्कार। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि
युगी धारिणी नमः। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी